हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट एजुकेशन का नया बैच। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एजुकेशन जिनका मेन सब्जेक्ट है, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करना आपको यही है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिएगा। और जो नंबर है मैं यहाँ पर आपको दिखाती रहती हूँ, उस नंबर पे अगर जो भी स्टूडेंट्स हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए। आपको जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं आपको शामिल कर लूंगी और साथ ही साथ में जिससे भी जो भी लिंक्स वगैरह होती हैं, पीडीएफ वगैरह होते हैं, वो आप तक डायरेक्ट मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जुड़ने में जो भी अगर समस्या होती है, नहीं आप जुड़ पा रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिएगा, मुझे इस नंबर पर अपना मैसेज लिख दीजिएगा कि आपको टेलीग्राम से जुड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसमें बहुत सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो बहुत सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। जो पहले भी आपने अगर आज भी ज्वाइन किया, जो पहले से डला हुआ है वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सब लोग जुड़ जाइए और सभी को आज अपने इस क्लास में, नए बैच में वेलकम करती हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि जो भी आपने अपना टारगेट बनाया है उस टारगेट को आपको अचीव करवाने में आपकी हेल्प करूं। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, बात तो ये है कि एजुकेशन का जो सिलेबस है काफी वास्ट है, काफी ज्यादा बहुत बड़ा सिलेबस दिया हुआ है, क्योंकि एजुकेशन में आपका साइकोलॉजी भी ऐड हो जाता है, सोशलॉजी भी ऐड हो जाता है, फिलोसफी भी ऐड हो जाता है, रिसर्च भी ऐड हो जाता है, हायर एजुकेशन भी ऐड हो जाता है, टीचर एजुकेशन भी ऐड हो जाता है, और इसके साथ साथ में करिकुलम भी ऐड हो जाता है। मतलब बहुत बड़ा भयंकर सिलेबस बन जाता है एजुकेशन का। तो अगर कोई कहता है ना कि लॉ के स्टूडेंट है, तो भाई हम एजुकेशन वाले हैं, हम लॉ भी पढ़ते हैं। कोई कहे कि हम रिसर्च के स्टूडेंट है, तो हम एजुकेशन वाले हम रिसर्च भी पढ़ते हैं। मतलब हम सब कुछ पढ़ते हैं। हम सोशलॉजी भी पढ़ते हैं, हम फिलोसफी भी पढ़ते हैं, हम साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो मतलब हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है अपने इस सिलेबस के अंतर्गत। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन के, वो मेरे इस बात से एग्री करते होंगे, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ना है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने, चूंकि काफी दिनों से हमने इस पर काम करना शुरू किया था, लेकिन सब्जेक्ट क्योंकि इतना बड़ा है, इतना बड़ा सिलेबस है, तो उसी अभी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा काम, है ना। तो हमारी फिलोसफी जो फर्स्ट पेपर है उसकी काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं। जो हमारा यूनिट 2 है, जिसमें हमें यूनिट 3 सॉरी, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, लर्नर एंड लर्निंग थ्योरीज को पढ़ना है, जिसमें हमें काफी सारी साइकोलॉजी बेस्ड थ्योरीज देखना होती है। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, काफी सारा हमने वीडियो पर काम किया हुआ है, तो आप उससे जाकर चेक कर सकते हैं। मैं ये डायरेक्ट प्लेलिस्ट की लिंक आपको ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप उधर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ में हमने टीचर एजुकेशन पर भी काम किया है, हमने सोशलॉजी पर भी काम किया है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो जिस पर अभी तक हमने काम नहीं किया है ना। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, पहले हम जो नहीं किया वो पढ़ लें, फिर जो कर चुके हैं हम उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च की यूनिट, जो आपकी यूनिट नंबर 6 है आपके सिलेबस में, वो है रिसर्च इन एजुकेशन। ठीक है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। बाकी इसके पहले की जो यूनिट्स हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ नजर आ रही है। आपको लिंक डायरेक्ट मिल जाएगी। कैसे ढूंढना है, आप सेल्फ लर्निंग के पेज पे चले जाइएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाइएगा, आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 एजुकेशन के लिए भी, है ना। तो जो भी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से आप उसे देख सकते हैं। वीडियोस मिलेंगे, एक एक दो दो घंटे के वीडियोस हैं जिसको आप देख सकते हैं। अब तो हम क्या करें, पहली यूनिट हमारी क्या है, एजुकेशनल स्टडीज। इसके ऊपर मैंने सेपरेट पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन इस पर भी बना हुआ है, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है। लर्नर एंड लर्निंग थ्योरी, इसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है। टीचर एजुकेशन, इस पर बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत करा हुआ है, इसको भी हम इसके बाद में स्टार्ट करेंगे। करिकुलम स्टडी, इस पर भी नहीं है काम, इस पे भी करना स्टार्ट करना है। रिसर्च इन एजुकेशन, इस पर हमने
थोड़ा सा काम किया था, थोड़ा सा इन द सेंस जो पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट होता है उतना हम काम कर चुके हैं रिसर्च पे, है ना, जैसे मीनिंग ऑफ रिसर्च और एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। लेकिन फिर से आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट नंबर 6 रिसर्च इन एजुकेशन। ठीक, रिसर्च के बाद इसमें आपको जो पढ़ना है वो है क्या है, पेडागोजी एंड्रोलॉजी इन असेसमेंट, फिर पढ़ना है आपको टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, देन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप, और उसके बाद लास्ट आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो कोशिश हम ये करेंगे कि हम पहले ये जो यूनिट्स हमारी नहीं हुई हैं पहले इनको कवर कर ले, फिर जो हो चुका है उसको हम रिपीट रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब जो भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि जो पढ़ चुके हैं वो कहाँ से हम वापस पाए, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ग्रुप में मैं डायरेक्ट शेयर कर दूँ। ठीक है ना, तो चलिए हम देख लेते हैं रिसर्च की इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हमें पढ़ना है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। अच्छा, सिलेबस जरूर आपने देख लिया होगा, डाउनलोड भी कर लिया होगा, प्रिंट भी निकाल लिया होगा। अगर सिलेबस को आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ समझना है तो इस लिंक पर आप मुझे क्लिक कर दीजिएगा। तो इस लिंक को आप जैसे ही खोलेंगे तो सिलेबस पे जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च आपको पढ़ना है, मीनिंग एंड स्टेप्स एंड साइंटिफिक रिसर्च पढ़ना है। साइंटिफिक रिसर्च का मतलब होता है वैज्ञानिक शोध। फिर इसके बाद में इसकी विशेषताएं पढ़नी है साइंटिफिक रिसर्च की, एम्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिसर्चेस पढ़नी है, एजुकेशनल रिसर्च के बारे में उसके अप्रोचेस को पढ़ना है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ना है, एजुकेशनल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव एक्सपेरिमेंटल एंड हिस्टोरिकल ये रिसर्चेस पढ़नी है। ये हमारी यूनिट 6 का जो फर्स्ट ए सेक्शन है ना उसमें हमें ये सब कुछ देखना है। प्रिंट जरूर निकाल लेना सिलेबस का। चलिए अब बात कर लेते हैं रिसर्च के बारे में। तो रिसर्च जो शब्द है वो कहाँ से निकला है, तो ये शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा के शब्द रिचार्चे से निकला है, जिसका मतलब होता है टू गो अबाउट सीकिंग। सीकिंग का अर्थ क्या होता है, खोजना, खोज करना या फिर खोजना, है ना, जो चीज ढूंढना है हमको ना उसके लिए हम उपयोग करते हैं सीकिंग शब्द। ठीक है, तो ये तो हो गया रिसर्च की मायने। एक और इसका अर्थ हो जाता है, री का अर्थ होता है पुनः, है ना, तो पुनः और उसके बाद सर्च करना, यानी कि बार बार किसी चीज को सर्च करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा पुनः सर्च करना, यानी पुनः खोजना, यानी जो चीज ऑलरेडी खोज हो चुकी है उसको हमें एक बार फिर से जाकर खोजना है, तो ये क्या हो जाता है, रिसर्च हो जाता है। क्लियर हो गई बात को, आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं रिसर्च की कुछ मीनिंग्स के बारे में या फिर कुछ डेफिनेशंस के बारे में। अब चले रिसर्च के बारे में समझ लेते हैं, रिसर्च किसे कहा जाता है। ठीक है, थोड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं आपको एक फोन खरीदना है। ठीक है, एक फोन खरीदने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे जाओगे जाकर खरीद लोगे। आपको लैपटॉप खरीदना है, आप क्या करोगे, ऐसे जाके खरीद लोगे नहीं, आप क्या करोगे, पहले आप मार्केट में देखोगे कौन कौन से लैपटॉप है, पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट की लिस्ट बनाओगे कि आपको ये चीजें होनी चाहिए, फोन में भी ये चीजें होनी चाहिए, फिर आपका बजट क्या है ये होना चाहिए। फिर उसके बाद जाकर आप मार्केट में इस समय पे कौन कौन से लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं वो आप लैपटॉप्स देखेंगे, फोन देखेंगे। उसके बाद फिर उसमें से आप सिलेक्ट करेंगे जो सारी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उन पर फुलफिल कर बैठता होगा, आपके बजट में भी होगा, फिर जाके आप उसे खरीदते हैं। तो ये एक पूरी प्रोसीजर है, ये काम था जो आपने रिसर्च का काम कर डाला, आपको पता भी नहीं चला। ठीक है ना, तो यही प्रोसेस होती है रिसर्च की, जिसमें हम कुछ विषय के बारे में खोज करते हैं, किसी विषय के बारे में उसके अच्छे और बुरे सारे ही चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिसर्च हमें क्या किस बारे में पढ़नी है, एजुकेशन के फील्ड में, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से ये खोज का काम करते हैं। क्या जरूरत है शिक्षा के क्षेत्र में खोज के काम करने की, तो इसलिए जरूरत है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए।
अगर एजुकेशन सिस्टम में किसी तरह की कोई अभी कमी चल रही है या गलतियां चल रही हैं या फिर वो परफेक्ट अप टू द मार्क नहीं चल रहा है, तो उसके पीछे रीजंस क्या है, इसको समझने की कोशिश करना भी एक तरीके से रिसर्च का काम होगा। अब थोड़ा सा रिसर्च के बारे में समझें तो बहुत सारी डेफिनेशन दी गई हैं। आपने अपनी बुक्स में देखा होगा, बहुत सारी आपको रिसर्च की डेफिनेशन मिल जाएंगी। वो रिसर्च की जो डेफिनेशन का पेज है उसको भी मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में शेयर कर दूंगी, है ना। लेकिन थोड़ा समझने के हिसाब से देख लेते हैं कि आखिर ये रिसर्च कहते किसे हैं। तो कुक महोदय जो है उन्होंने रिसर्च के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया है? RESEARCH रिसर्च की स्पेलिंग। अब रिसर्च की स्पेलिंग में ही उन्होंने हर एक विषय शब्द से कुछ बता दिया। कैसे बता दिया है? रैशनल, आर फॉर क्या है? रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, विचार करने का तर्क संगत तरीका। मतलब रैशनल, जब रैशनल इंसान कहते हैं ना, इंसान जो होते हैं वो रैशनल्स होते हैं। लड़कियां जो होती हैं मतलब मेल होते हैं रैशनल होते हैं, और गर्ल्स जो होती हैं वो इमोशनल होती हैं। तो रैशनल का मतलब क्या होता है? वो हर चीज को लॉजिक के तराजू पर तौलते हैं, और लड़कियां इमोशनली थोड़ा सा डील करती हैं, ठीक है। लेकिन अपवाद हर जगह पर होते हैं। तो यहाँ पर किसी भी विषय के बारे में हम तब तक उसको सत्य नहीं मानेंगे जब तक कि हमें तर्कों के माध्यम से वो चीज सही सिद्ध नहीं हो रही, हमारे लॉजिक्स पर वो चीज खड़ी नहीं उतर रही, तब तक हम उसे सही नहीं मानेंगे। तो रैशनल वे ऑफ थिंकिंग का मतलब क्या होगा? विचार करने का तर्क संगत तरीका। क्लियर। दूसरा ई से उन्होंने बताया एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, मतलब विशेषज्ञ द्वारा किया हुआ कार्य। मतलब आप यहाँ पर ऐसे नहीं होगे कि आप कुछ भी करोगे, उस फील्ड में जो विशेषज्ञता है जिनके पास, उनसे आप राय लोगे, उनकी गाइडेंस में जाकर आप कार्य करोगे। हर एक रिसर्च के पीछे एक गाइड होता है या फिर मेंटोर होता है ना। तो ये हो गया एक्सपर्ट ट्रीटमेंट। ऐसे उन्होंने बताया सर्च एंड सॉल्यूशन। सर्च एंड सॉल्यूशन का मतलब हो जाता है पहले आप किसी चीज को खोजें, कोई प्रॉब्लम आपको मिल जाए, उसके बाद फिर आप उसका सॉल्यूशन निकालें। तो इसको कहा जाता है हिंदी में अन्वेषण। क्या कहा जाता है? अन्वेषण। नेक्स्ट आता है ई से शुद्धता। इसको कहा है उन्होंने एग्जैक्टनेस। एग्जैक्टनेस का मतलब हो जाता है शुद्धता। अब जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। शुद्ध नहीं होगा तो रिसर्च की जो फाइंडिंग्स मिलेंगी वो आपको सही नहीं मिलेंगी। पूरी तरह से आपको कोई भी कमी उसमें ना रहे, कोई त्रुटि ना रहे, इसका भी ध्यान रखना है। फिर आ जाता है ए से हो जाता है एनालिसिस, जिसको कहा जाता है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या हो जाता है? जैसे संश्लेषण होता है, एक दूसरा शब्द होता है उसका अपोजिट विश्लेषण, ठीक है। अब आपके पास में बहुत सारे तथ्य अलग अलग मिल गए, ठीक है। अब इन तथ्यों को आपको क्या करना है? सबके पॉइंट्स को, डॉट्स को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद किसी एक बिंदु पर एक नतीजे पे आपको क्या करना है? पहुंचना है। तो उसको कहा जाता है विश्लेषण करना। फिर उसके बाद में आर से उन्होंने बताया रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स। जो भी आपको तथ्य मिल रहे हैं, तथ्य सिर्फ मुखाग्र नहीं होते हैं, मुंह जबानी नहीं होते हैं, आपको लिखित तथ्य मिल रहे हैं, उन तथ्यों का आपस में आपको संबंध निकालना है, संबंध से उनको तथ्यों को जोड़ना है, ठीक है। इसके बाद में सी से आता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, महत्वपूर्ण अवलोकन। मतलब जो अवलोकन होगा वो क्रिटिकल होगा, तथ्यों के आधार पर होगा, लॉजिक्स के आधार पर होगा, उन सबको आप जोड़कर अवलोकन करेंगे। ऑब्जर्वेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसके बाद में एस से होता है ऑनेस्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हिंदी में कहा जाता है सत्यनिष्ठा। देखिए कभी कभी क्या हो जाता है ना, जब दो विषयों पर हम रिसर्च कर रहे होते हैं, जो दो कंपैरेटिवली चीजें होती हैं, तो क्या होता है कि हम बाय हार्ट किसी एक चीज से जुड़े हुए होते हैं। मान लेते हैं घर में चोरी हो गई और आपको ये पता है घर के ही किसी मेंबर ने आपके घर में चोरी की है, तो आपको
लॉजिक्स बता रहे हैं कि ये ए मेंबर है, जो हो सकता है इसने चोरी करी हो, लेकिन आपको अंदर से ए मेंबर से बड़ा प्रेम है, तो आप ए मेंबर को बोलोगे नहीं नहीं वो कर ही नहीं सकते, जबकि ये सारे ही तथ्य जो उसके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन क्यों आप उससे इमोशनली अटैच्ड हैं, तो इसलिए आप कहोगे कि नहीं ये नहीं होता। तो रिसर्च में ये पहलू नजरअंदाज करना होता है, आपको बायस्ड नहीं होना पड़ता है, अनबायस्डली, मतलब पूरी तरह से निष्पक्ष होकर आपको ईमानदारी से रिसर्च का कार्य करना पड़ता है। तो ये है रिसर्च करने के पूरे तरीके, या फिर कहना चाहिए रिसर्च करने का एक पूरा खाका, जिसको हम बताया जा सकता है कि ये होता है रिसर्च। ठीक है, अब मेनली इंपॉर्टेंटली कुछ और बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से, मतलब पहले आप समस्या निकालेंगे, फिर उसका समाधान किसने किसने किया है उसके बारे में सर्च करेंगे, उसको समाधान करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, उस क्षेत्र का आप चयन करेंगे, फिर आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर आप उसको सत्य साबित करेंगे या फिर सत्य करने की परीक्षण करेंगे, फिर आप डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर साइंटिफिकली आपका जो फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूले को लगाएंगे आप, और फिर जाने के बाद में आप लास्ट में फाइंडिंग्स निकालेंगे। तो पूरा प्रोसीजर जो है वो क्या होगा, सिस्टमैटिक वे में होगा। ठीक है, स्टैटिकल फॉर्मूले जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि जो स्टैटिक्स होगी वो ये बताएगी कि जो आपकी फाइंडिंग्स हैं उसमें कहाँ कमी आ रही है, कहाँ ज्यादा हो रहा है, क्या क्षेत्र जो है वो कुछ परसेंटेज में ऊपर है, क्या कुछ परसेंटेज में नीचे है, तो स्टैटिकल फॉर्मूले आप लगाएंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात वो है साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब होता है व्यवस्थित तरीका, जिसमें अनबायस्डली आप काम करते हैं, निष्पक्ष वे में आप काम करते हैं, क्रमबद्ध रूप में कार्य करते हैं, डिसिप्लिन वे में आप काम करते हैं, इस तरीके से आपको कार्य करना है, तो वो कहलाता है साइंटिफिक वे। ठीक है, अब आपके रिसर्च किस किस फील्ड में होता है, तो एक तो होता है बेसिक साइंस में, जिसमें आपके सारे साइंस के सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इसके बाद में साइंस की और भी सारी ब्रांचेस होती हैं, उनमें रिसर्च होती है। दूसरा आता है सोशल साइंस, जो कि हमारे बाकी सब्जेक्ट है, जैसे कि एजुकेशन है वो सोशल साइंस के अंतर्गत आएगा, आपका समाज शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सारे आपके बेस सोशल साइंस के अंतर्गत आएंगे। तो दो मुख्य विषय होते हैं, बेसिक साइंस और सोशल साइंस, जिन पर रिसर्च की जाती है। हमारा जो विषय है वो क्या है, एजुकेशन है, यानी शिक्षा शास्त्र। तो शिक्षा भी किसके अंतर्गत आएगा, बेसिक साइंस के अंतर्गत नहीं आएगा, सोशल साइंस के अंतर्गत आएगा, क्योंकि शिक्षा किससे जुड़ी हुई होती है, समाज से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये था रिसर्च के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इसके बाद में कल हम स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च कितनी होती है, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाइएगा हमारे साथ में टाइम से, और इस वीडियो को यही फिनिश करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन जो होता है उसको जरूर आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।